नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। एंटीलिया विस्फोटक केस और मनसुख हिरेन मर्डर में एनआईए ने कई बड़े खुलासे किए हैं और इन खुलासों के बाद ये केस और दिलचस्प हो गया है, सस्पेंस और गहरा गया है। 15 दिनों से एनआईए वाजे की जिस मिस्ट्री गर्ल को ढूंढ रही थी वो अब एनआईए की हिरासत में है। मिस्ट्री गर्ल का नाम मीना जॉर्ज है। मीना ठाणे के मीरा रोड में बने 7/11 कॉम्प्लेक्स के एक फ्लैट में रहती थी। ये फ्लैट पीयूष गर्ग नाम के शख्स का है। बताया ये जा रहा है कि ये जगह सचिन वाजे के घर के करीब है। यहां से एनआईए ने दस्तावेज जब्त किए हैं। यहीं मीना से पूछताछ हुई और बाद में उसे गुरुवार देर रात एनआईए दफ्तर ले जाया गया। एनआईए को शक है कि ये मिस्ट्री गर्ल ब्लैक मनी को व्हाइट करने में वाजे की मदद कर रही थी। सूत्रों की माने तो मीना ही वो महिला है जो नोट गिनने की मशीन के साथ मुंबई के होटल ट्राइडेंट के सीसीटीवी फुटेज में दिखी थी। अब माना यह जा रहा है कि मीना इस मामले में कई और खुलासे कर सकती है। कई और जगहों से इसके तार जुड़े हुए हो सकते हैं। कोरोना से निपटते हुए पूरी तरह से उनकी विफलता उनके कोताही और लापरवाही के कारण है। एक और कोरोना से वे निपट नहीं पा रहे और दूसरी ओर लोगों के माथे पर जबरन लॉकडाउन थोप रहे हैं। अब उन्होंने एक नया नियम लाया है कि रात्रि को 8 बजे एंटीलिया मामले में एनआईए ने एक और ऑडी कार इस बीच बरामद की है जिसका नंबर है MH04FZ6561। एनआईए को शक है कि यह कार मनसुख की मौत से ठीक पहले सचिन वाजे और विनायक शिंदे ने इस्तेमाल की थी। इसी कार से जुड़ा एक सीसीटीवी फुटेज भी इंडिया न्यूज के हाथ लगा है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रंट सीट पर सचिन वाजे और विनायक शिंदे साफ साफ इसमें दिखाई पड़ रहे हैं। इन सबूतों के बाद सस्पेंस और गहरा गया है। जांच लगातार आगे बढ़ रही है, लेकिन कितना बड़ा ये जाल फैला हुआ है ये आप समझिए। और इस पूरे मामले पर सियासत किस तरीके से आगे बढ़ रही है वो भी आप देखिए। शिवसेना के संजय राउत ने कहा है कि सचिन वाजे का इशू नॉन इशू हो गया है और महाराष्ट्र में उनकी सरकार बिल्कुल स्थिर है। आप सुनिए। सरकार पूरी तरह से स्थिर स्टेबल है। वाजे वाला इशू मुझे लगता है अभी वो नॉन इशू बन गया है। ये तीनों विषय हमारे लिए अब कोई पॉलिटिकल विषय नहीं है। अब ठीक है, अपोजिशन के जो नेता होते हैं वो ऐसे विषय उछाल देते हैं। उनका एक काम भी है, करना भी चाहिए, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा ही करेंगे तो लोगों का भरोसा आपके ऊपर से उड़ जाता है। अब झूठ कितने बार बोले, एक दो विषय में ठीक है चलता है, हवा पतंग उड़ते हैं, बार बार पतंग नहीं उड़ते, कभी कभी पतंग काट दिए जाते हैं। अब देखिए पूरा मामला एनआईए की दायरे में है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी उस पर काम कर रहे हैं, तो हम क्यों उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करें। हमको अब उसके ऊपर ज़्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है, ना अपोजिशन ना सरकार के लोग। अब एनआईए उनके अधिकारी सक्षम है और वो कर लेंगे। हमारे लिए विषय खत्म हो गया, फाइल क्लोज है। एनआईए देख लेंगी, न्यायालय देख लेगा। तो संजय राउत कह रहे हैं कि पतंग हमेशा उड़ती ही नहीं है, कभी कभी कट भी जाती है। अब किसकी पतंग उड़ेगी, किसकी पतंग कटेगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कौन कौन से खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। विश्वास पाठक बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। किशोर तिवारी जी शिवसेना की ओर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव रहेंगे हमारे साथ एनसीपी की ओर से, आपका स्वागत है सर। शमशेर खान पठान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व एसीपी मुंबई पुलिस, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। शुरुआत में ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी आपसे करना चाहती हूँ। और मीना जॉर्ज का नाम बार बार सामने आ रहा था, ये कौन है, इसके पीछे क्या मिस्ट्री है, ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। एनआईए की गिरफ्त में है अब ये महिला, जांच पड़ताल आगे चलेगी, पूछताछ आगे चलेगी, लेकिन सवाल किसी एक मीना जॉर्ज का नहीं है, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग से लिंक जुड़ रहा है। वाजे का जो काला पैसा है उसको सफेद करने का काम किया जा रहा था। मीना जॉर्ज की उसमें मदद ली जा रही थी। लेकिन सवाल सिर्फ एक मीना जॉर्ज का नहीं है, सवाल एक सचिन वाजे का नहीं है। सवाल ये है कि प्यादे एक एक करके तो पकड़ में आ रहे हैं, लेकिन आखिर वजीर कौन है सर?
वजीर कौन है और क्या उसी वजीर को छुपाने के लिए, क्या उसी वजीर पर पर्दा डालने के लिए ये पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, ये पूरी प्लानिंग की जा रही है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और सरकार जो है वो बैठी हुई है इस तरीके से जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बृजमोहन जी देखिए कि एनआईए के हाथ में जांच जाने के बाद अब मैं नहीं सोचता कि कोई ऐसा है जो इस सबूतों को मिटा सकेगा। एक दूसरी बात यह है कि इसमें जिन लोगों को अभी तक एनआईए ने गिरफ्तार किया है ये सारे वो लोग हैं जो अब उनके रडार से बाहर नहीं जा सकते। वो लगातार लोगों के इंट्रोगेशन हो रहे हैं और एक दूसरे को आमने सामने बैठा कर भी बातचीत हुई होगी निश्चित रूप से, जो एक तरीका होता है इंट्रोगेशन का। और एनआईए ने इतने सबूत जुटा लिए हैं कि अब इसमें कोई जो भी अपराधी है या जो भी इस पूरे खेल के पीछे था, ऐसा आपने भी पूछा कि इसके पीछे कौन, तो वो जो कौन है वो बच नहीं सकेगा। और इसमें हम लोग हमारी पार्टी और महाराष्ट्र सरकार दोनों ये चाहते हैं कि किसी भी हालत में इसके पीछे जो भी लोग हैं वो देश के सामने आए, कानून को फेस करें और जो उनको सजा मिलनी चाहिए कानून के अंतर्गत वो सजा भी उन लोगों को मिले। इसमें हम लोग किसी का इतना नपातुला स्टेटमेंट आपने दिया है ना बृजमोहन जी शुरुआत में ही। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए विश्वास पाठक जी, उनके पास भी मैं जाऊंगी, लेकिन इतना नपातुला रिएक्शन आपने दिया है जैसा कि सरकारें अक्सर करती हैं और एकदम प्रवक्ता हैं आप एनसीपी के और प्रवक्ता धर्म को निभाते हुए वही कुछ लाइनें आपने बोली हैं कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सजा जरूर मिलेगी, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से पूरी सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है, पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उस पर आप लोग चुप्पी साध ले जाते हैं। मैं किशोर तिवारी जी का रुख करती हूँ, किशोर तिवारी जी का रुख करती हूँ। आ रही हूँ सर, उसके बाद विश्वास पाठक जी के पास में जाऊंगी। लेकिन शुरुआत में एक ओपनिंग रिमार्क लेना जरूरी है। किशोर तिवारी जी, जो सवाल मेरा बृजमोहन जी से था वही आपसे भी है कि आखिर वजीर कौन है और क्या उस वजीर को छुपाने के लिए, क्या पर्दादारी करने के लिए पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा है, कार्रवाई कर दी जाती है उन अफसरों पर जो आवाज उठाने की कोशिश करते हैं। अब तो कोर्ट ने भी, बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी पूछ दिया एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, नियम उन्होंने भी याद दिला दिए। आखिर किस तरह से काम कर रही है महाराष्ट्र सरकार, और ऊपर से संजय राउत कह रहे हैं कि नॉन इशू है, नॉन इशू है। ये सरकार से क्या बात हुई तिवारी जी? ये बात तो सीपी से हुई है, सीपी से पूछा है कि आपने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज। ठीक है, तिवारी जी से कहीं है ही नहीं अभी। तिवारी जी से सवाल है। तिवारी जी, यहाँ पर जमशेदपुर से आए हैं वाले भी है। अब देखो सट्टेबाजी के मामले में बहुत खुलासे आ रहे हैं और ये खुलासे जो आ रहे हैं तो ये खुलासे किरकिरी तो है, मैं ये पहले कबूल कर रहा हूं देखो, लेकिन एनआईए इसका पर्दाफाश करे। देखो सुब्रा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप हरदम पूछते हैं कि प्यादा ये है, वजीर कौन है। पहले इसमें तो ऐसा दिखता है कि वजीर जो है इसका परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह वजीर क्यों है? क्योंकि उसने इसको नौकरी पे लगाया, बाद में डायरेक्ट रिपोर्टिंग कराया और सब इंपॉर्टेंट केसेस इसको दे दिए। देखो अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है ना वो परमवीर सिंह पे जाके फिक्स होता है और परमवीर सिंह को एनआईए इंट्रोगेट नहीं करती है, परमवीर सिंह को खुला छोड़ देती है। परमवीर सिंह पाक साफ है ऐसा बोलकर हाईकोर्ट में जाता है और हाईकोर्ट की फटकारे खाता है। अब सोमवार को डिसीजन आएगा। आज विश्वास पाठक आए हैं। एक चीज मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कि अगर परमवीर सिंह से कोर्ट ने कुछ पूछा है तो किसके बारे में पूछा है? ये बात आ जाती है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर, जो आप लोग भूल जाना चाहते हैं, जिसका जिक्र आप लोग जानबूझ करके नहीं करना चाहते हैं। और अगर जांच चल रही है, अगर जांच की घोषणा हो गई है, जांच की शुरुआत हो गई है, लेकिन वो शख्स जो कि सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है उसके कुर्सी पर रहते हुए ये जांच चल रही है, जांच प्रभावित नहीं होगी, आप किसको समझाएंगे सर? क्या ये अंधेर गर्दी नहीं है? आप लोग तो हमेशा आवाज उठाते हैं ना, बीजेपी के खिलाफ आप लोग आवाज उठाते हैं, मैं जाऊंगी बीजेपी के प्रवक्ता के पास भी, लेकिन ये जो जांच को प्रभावित करने वाली बात है उस पर क्यों आप लोग चुप्पी साध जाते हैं? एक मजबूत एक शख्स ऐसा जो कि सब कुछ प्रभावित कर सकता है, देश का गृह मंत्री है वो महाराष्ट्र का, उसके कुर्सी पर रहते हुए उन्हीं के इर्द गिर्द लगे हुए आरोपों पर जांच हो रही है और आप कहते हैं कि सब कुछ परमवीर सिंह ने किया, सारा ठीक रहा, जो वजीर है वो परमवीर सिंह है। एक मिनट मेरी बात सुनो, मैंने वजीर तक ही आया था, राजा तो दिल्ली में बैठा है ये भी बात जान लेना। और एक बात कर रहा हूं, सोमवार को इसका हियरिंग है और जो जस्टिस दीपांकर दत्ता है वो बहुत ही चुस्त दुरुस्त ढंग से आए हैं। अब ये
जितने करप्ट पुलिस वाले हैं इनकी पजाई तो होने वाली है हाईकोर्ट से। और मुझे लगता है परमवीर का पहले अरेस्ट होनी चाहिए एनआईए ने और इसको इंट्रोगेट करना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे भयंकर बात हुई है कि मनसुख भाई हिरेन एक निरपराध आदमी की हत्या की गई है। मैं तो बोलता हूं अभी यहाँ पे शमशेर जी आए हैं, ये देखो हफ्ता वसूली और पुलिस की अब तो एक मीरा बोरवरकर ने बोला है कि पैसे हफ्ता वसूली न हो ऐसा कोई राज्य ही नहीं था और ऐसा कोई समय नहीं था। तो यही दोहरा मापदंड है ना तिवारी जी, आप लोगों का यही दोहरा मापदंड है कि पुलिस पर सारा ठीकरा फोड़ करके आप सरकार को बचा लेना चाहते हैं। अगर यूपी में कोई घटना होती है और ये कहा जाता है कि पुलिस का पूरा दारोमदार है, पुलिस ने नहीं किया काम, तो आप कहते हैं सरकार का है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है क्या? लेकिन आप लोग वहां पर सरकार चला रहे हैं महाराष्ट्र में, लेकिन पूरा का पूरा दारोमदार पुलिस अफसरों पर डालकर, मैं ये नहीं कर रही हूं कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कौन लेगा? गृह मंत्री के पद पर रहते हुए आखिर निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है? ये सवाल लगातार बना हुआ है। और मैं शमशेर खान पठान साहब के पास जाती हूँ, उसके बाद विश्वास पाठक जी आपके पास आऊंगी। शमशेर खान पठान साहब, क्या सिर्फ ये कह देना कि पुलिस वालों की जिम्मेदारी है, क्या यह जायज है? हालांकि ऐसे ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं जो कि पुलिस महकमे पर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। मनसुख हिरेन की हत्या से पहले, यहां तक कि एंटीलिया केस जो विस्फोटक से भरी हुई गाड़ी बरामद हुई, उससे पहले बाकायदा मीटिंग्स हुई थी। सचिन वाजे, विनायक शिंदे, पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी उसमें शामिल बताए जाते हैं। ऐसे में अगर इस तरीके से पुलिस महकमा काम कर रहा है तो उस पर सवाल तो खड़े होंगे ही, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी इससे कम हो जाती है? क्योंकि सरकार, मुझे लगता है ये बच्चा बच्चा जानता है, ये कोई भी संविधान और कानून का जानकार आसानी से समझ सकता है कि कैसे पुलिस काम करती है और सरकार का कितना दखल, कितना दबाव रहता है। शमशेर खान। नहीं, शुभ्रा जी, आपने सही कहा कि पुलिस की छवि काफी खराब हो गई है और ये सिर्फ पुलिस का मामला नहीं है, इससे हुकूमत पे भी उसका असर आता है कि गृह मंत्रालय क्या कर रहा था। गृह मंत्रालय को रोज के रोज 4 अलग अलग कॉर्नर से रिपोर्टिंग जाती है कि पुलिस महकमे में क्या चल रहा है। तो इतना मालूम पड़ने के बाद भी इस वक्त को रोका क्यों नहीं गया? इन्हें पता नहीं चला कि सचिन वजे नंबर 2 बन गया डिपार्टमेंट में और पूरी वसूली कर रहा है, रोज बारों में जाके अपना पैसे जमा कर रहा है। तो ये बात गृह मंत्रालय को पता नहीं थी? क्या उन्होंने कार्रवाई की? जिस तरह से नेपोटिज्म एंगल के नाम से करोड़ों रुपया उकसाया गया, उसके बाद में टीआरपी मामले में पैसे मिलाए गए, क्यों सरकार चुप थी उस टाइम पे? परमवीर सिंह पर अगर उस टाइम कार्रवाई करते, मैंने एसएसआर के सुसाइड केस में मैंने कहा था कि परमवीर सिंह को बंदी कीजिए, इसके राज्य में बहुत ज्यादा पुलिस खाते का नाम खराब हो रहा है, नारकोटिक के धंधे बढ़ चुके थे। एनसीबी को आना पड़ा और एनसीबी ने पूरी कालिक पोत दी मुंबई पुलिस के मुंह पे। उसके बाद में भी परमवीर सिंह को कंटिन्यू किया होम मिनिस्टर ने। तो होम मिनिस्टर कहीं ना कहीं जवाबदार है और होम मिनिस्टर के नाम से जो चिट्ठी है, चिट्ठी में दम नहीं है। चिट्ठी में बता रहे बात फरवरी की कि पैसे जमा करो, पैसे गए ऐसी बात किधर नहीं है। 100 करोड़ जमा करो फरवरी में कहा, ऐसा परमवीर की चिट्ठी में है। वो चिट्ठी झूठी है, उसमें दम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो पर्दादारी है। इस तरह से परमवीर सिंह ने किस तरह से होम मिनिस्टर पे इल्जाम लगाया, मतलब उस साल में कुछ तो हुआ है जो बोल नहीं सकता है ये आदमी। अगर ये बोलेगा मैंने पैसा दिया, मैंने पैसे पुराया, ये पहले अरेस्ट होगा परमवीर सिंह। इसलिए वो गुस्सा उसने एक चिट्ठी में डाला कि फरवरी में पैसे की मांग हुई, लेकिन एचएम ने भी रिजाइन करना चाहिए मॉडल ग्राउंड पे कि मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा है, मैं स्टेप डाउन करता हूं, इंक्वायरी खत्म होने के बाद में मैं दोबारा आऊंगा। एकदम ईमानदारी से वो वहां से स्टेप डाउन करे और बताए कि मेरी छवि अच्छी है और मैं करप्ट नहीं हूं और मैं इंक्वायरी में इंटरफेयर नहीं करूंगा। इसका जवाब मैं बृजमोहन जी से लूंगी। ठीक है सर, इसका जवाब मैं बृजमोहन जी से लूंगी, लेकिन विश्वास पाठक जी, संजय राउत तो कह रहे हैं कि नॉन इशू है ये पूरा जो मामला है, अब इसमें ज्यादा कुछ रह ही नहीं गया है। वो कह रहे हैं हम इसको राजनीतिक तौर पर देख ही नहीं रहे हैं और सरकार स्थिर है। देखिए, संजय राउत के ऊपर कोई भी जनता कभी ट्रस्ट नहीं करती थी। अभी शिवसेना ने भी ट्रस्ट करना बंद कर दिया, इसलिए अरविंद सावंत जो हमारे सांसद है उनको भी उन्होंने मुख्य प्रवक्ता बनाया। संजय राउत ने शुरू में क्या कहा था कि 25 तारीख तक जब एनआईए ने वजह की कस्टडी मांगी तो कहा था कि वो इनोसेंट है, उसको अंदर ले जाने की जरूरत थी, वो प्रामाणिक आदमी है। उसके बाद में उनका एक स्टेटमेंट ऐसा आया कि मैंने इस सरकार के काफी मंत्री को कहा था कि वजह को अगर आप ड्यूटी पे लोगे तो सरकार 68 में आएंगे, उसको ड्यूटी पे मत लो। अभी भी उसका आज का स्टेटमेंट ऐसा संजय राउत का, वो कहते हैं कि वजह का विषय तो अभी खत्म हो गया है, हमारे लिए नॉन इश्यू है। इसलिए शिवसेना, उनका मुख्यमंत्री, उनके प्रवक्ता ये सब इतने कंफ्यूज है, उसकी तरफ ज्यादा ख्याल देने की जरूरत नहीं है। मैं 2 चीजों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जब सचिन वाजे, जब परमवीर ने मुंह खोला
उसके बाद में जिस प्रकार से एनसीपी विशेषतः जिस प्रकार से तिलमिलाई और तुरंत शरद पवार समाज जो सीनियर है उन्होंने 2 दिन लगातार इन वेरी पुअर मैनर, वेरी फीबल मैनर उन्होंने 2 पत्रकार परिषद ली, वार्ताहर परिषद ली और उनको डिफेंड करने की कोशिश की। और ऊपर से वो ऐसे कहते हैं कि जो कुछ भी उसके लिए परमवीर ही जिम्मेदार है। देखो परमवीर जिम्मेदार है तो उसका तो फैसला 5 अप्रैल को होने ही वाला है, उसको तो सजा होनी ही चाहिए। लेकिन हमारे हिसाब से सचिन वाजे, परमवीर सिंह, होम मिनिस्टर अनिल देशमुख, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ठीक है। यानी कि ब्रजमोहन जी, अगर परमवीर सिंह जिम्मेदार है तो पूरा पुलिस महकमा जिम्मेदार है, अगर पुलिस महकमा जिम्मेदार है तो सरकार जिम्मेदार है, गृह मंत्री जिम्मेदार है, उससे आप लोग क्यों नजर फेर ले रहे हैं? ब्रजमोहन जी जल्दी से ब्रेक लेना है। शरद पवार साहब इससे नहीं बच सकते हैं, इन्होंने बनाई हुई सरकार है, वो उनको डिफेंड कर रहे हैं। ब्रजमोहन जी। हाँ बिल्कुल, पाठक जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। पाठक जी थोड़ा ये बताइए कि जो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री बने थे वो आपके भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की मदद से बने थे या बगैर मदद के बन गए थे? अच्छा, मैं आती हूँ आप लोगों के पास। मैं वापस आती हूँ डिबेट पर। एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर आ रही है, जांच के बाद दफ्तर वापस आई एनआईए की टीम। एनआईए की टीम के साथ एक महिला मौजूद है। इस वक्त की अहम खबर, एनआईए के साथ मौजूद महिला वाजे की मिस्ट्री गर्ल हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, एनआईए दफ्तर के दूसरे गेट से महिला को टीम लेकर आई है। मीडिया से बचने के लिए दूसरे गेट से टीम इस महिला को लेकर आई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मीना जॉर्ज के इर्द बहुत कुछ सवाल पैदा हो रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, लेकिन इस बीच ये खबर आ रही है कि मीडिया से बचने के लिए जिस महिला को एनआईए अपने साथ लेकर आई है, पीछे के दरवाजे से उसे अंदर लाया गया है। जी ब्रजमोहन जी, अपना जवाब पूरा कीजिए, फिर ब्रेक पर जाना है मुझे। मैं पाठक जी से कहना चाह रहा था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पे आरोप लगा और उनकी सेविंग अकाउंट में भ्रष्टाचार का पैसा जमा हुआ है। इस बात को हाईकोर्ट ने सिद्ध किया और यह था कि अब इसकी उच्च स्तरीय जांच सीबीआई भी करे। उनकी नियुक्ति करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है वो और बाकी के सारे लोगों की सहमति थी। क्या हम ये मान लें कि वो सारे की सारे उस भ्रष्टाचार में जुड़े हुए थे? पाठक जी ऐसी अतार्किक बात करते हैं जिसका कोई आधार नहीं है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार की अगर आप बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे उन पे 32,000 करोड़ का आरोप लगा था। गेहूं की सप्लाई में नाम की एक विश्वास पाठक जी जल्दी से बोलिए। लगातार उसके बाद मुख्यमंत्री बने रहे, तब किसी बीजेपी के आदमी ने नहीं कहा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। येदियुरप्पा जी ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते हुए भ्रष्टाचार किया, सबूत हुआ, साबित हुआ, उसके बाद इन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनाया। तब इन्होंने कभी बात नहीं की पाठक जी ने कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। पाठक जी, ये भारतीय जनता पार्टी का जो दो मुही चेहरा है, ठीक है, किसी के लिए कुछ और दोहरा रवैया अपनाने का इल्जाम बीजेपी एनसीपी पर लगा रही है। एनसीपी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसको लेकर मैं विश्वास पाठक जी के पास जाऊंगी। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो। देश का सवाल देख रहे हैं आप और हम चर्चा कर रहे हैं एंटीलिया विस्फोटक केस और साथ ही मनसुख हिरेन हत्याकांड से जुड़ी हुई जो सियासत है उसके इर्द गिर्द। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और ब्रेक पर जाने से पहले जहां पर हमने इस डिबेट को छोड़ा था वहीं से शुरुआत में करना चाहती हूं, इसलिए विश्वास पाठक जी मैं आपका रुख करना चाहती हूं। एनसीपी आपके ऊपर डबल स्टैंडर्ड अपनाने का आरोप लगा रही है। जिस तरह के आरोप आप शरद पवार पर लगा रहे हैं उसके जवाब में जो ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी ने सवाल खड़े किए उसका जवाब जरूर दीजिए। लेकिन जो मैंने आपसे प्रश्न किया था संजय राउत के बयान से जुड़ा हुआ, उन्होंने कहा नॉन इशू है। इस प्रश्न को जरा सा और अगर विस्तार देकर हम देखें, इस पूरे केस में अब अंडरवर्ल्ड का नाम भी जुड़ रहा है। विस्फोटक मिलने के बाद जो मैसेज भेजा गया जिम्मेदारी लेने वाला आतंकवादी संगठन की ओर से, वो मैसेज भेजने में टेलीग्राम से वो भेजा गया था तिहाड़ जेल के भीतर से और अंडरवर्ल्ड के गुर्गे के जरिए उसके लिए मैसेज पहुंचाया गया था। सचिन वाजे से लेकर पुलिस महकमे के भीतर से भी उसके तार जुड़ रहे हैं। अगर ये पूरा नेक्सस काम कर रहा है अंडरवर्ल्ड का, पुलिस महकमे का, जिसके तार यहाँ वहां से जुड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला लग रहा है, क्या इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी इसे नॉन इशू कहा जा सकता है? अगर कहा जा रहा है तो इसके पीछे क्या इंटरेस्ट है? क्यों इस तरीके का रंग इसे देने की कोशिश की जा रही है? पाठक जी देखो, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कहने पे सचिन वाजे को पुलिस दल में भर्ती किया गया, ये तो बात सबको मालूम है। अब ये जो सचिन वाजे है इसके द्वारा एक्सटॉर्शनिस्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, सभी प्रकार और मर्डर, सभी प्रकार के चार्जेस लागू होते हैं। एक ही व्यक्ति ये सब चीजें कैसा कर सकता है जब तक उसको बड़े बॉसेस सपोर्ट नहीं करते तब तक। अब जहां तक इनका सवाल है, अपने राउत साहब का सवाल है, हमारे संजय राउत,
उन्होंने सचिन वाजे को ऐसा ही कहा था कि वो तो एक ऑनेस्ट आदमी है, उसके पीछे क्यों जा रहे हैं, एनआईए की कस्टडी क्यों दे रहे। उसके बाद क्या चीजें बाहर आई हम देख ही रहे। अभी जब ये राउत साहब कहते हैं कि ये तो नॉन इश्यू है, अभी समझ जाओ कि 5 अप्रैल के बाद में वापस जिस प्रकार से सब बात बाहर आएगी, इसका इन्वेस्टिगेशन होएगा, इसको पता चलेगा। जहां तक एनसीपी के हमारे मित्र है उनका सवाल है, मैं उत्तराखंड रोड छत्तीसगढ़ इसके ऊपर हम अलग से स्पेशल चर्चा कर सकते हैं। विषय यह है कि जिस प्रकार से अनिल देशमुख को शरद पवार साहब ने आउट ऑफ द वे जाके 2 दिन तक डिफेंड किया, उसका जवाब जनता चाहती है और ये सब चीजें बाहर आने वाली है। मान लो परम, मैं बता रहा हूं इसका जवाब मैं देना चाहता हूं मैडम, मुझे आप में दम नहीं है, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ और 2 पीआई और 2 रिट पिटीशन। ठीक है बृजमोहन जी जवाब दीजिए, उसके बाद मैं को सब चीजें बाहर आने उसके बाद किशोर तिवारी जी के पास जाऊंगी। बृजमोहन जी देखिए, पवार साहब को 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लेना पड़ी कि देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आरोप लगाया, इस अनिल देशमुख जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो पुलिस ऑफिसरों से मिले हैं 24-25 तारीख। अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके प्रवक्ता है, मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, शरद पवार क्यों आगे आते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे? पवार साहब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप उनके अधिकार से उनको वंचित कर सकते हैं क्या? अगर आपके प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते, आपके अगर दूसरे नेता नहीं बोलते, हमारा नेता बोलता है और उन्होंने जो कहा उन्होंने ये सिद्ध किया कि देवेंद्र फडणवीस साहब झूठ बोल रहे थे प्रेस माध्यम के माध्यम से। वहां पर अनिल देशमुख जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, उनकी सिर्फ एक प्रेस ब्रीफिंग हुई थी, उसका जवाब देने के लिए पवार साहब को आना पड़ा और उनका आना बिल्कुल ठीक था और उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोलना चाहिए? अगर आप लोग गलत बात बोलोगे, अगर आप पार्लियामेंट में 2 घंटे तक बहस करोगे, उसका जवाब अगर पवार साहब नहीं देंगे तो कौन देगा? आप बताइए मुझे। होम मिनिस्टर रहो पवार साहब, अरे आप अपने आप देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछिए उन्होंने झूठी बात क्यों बोली, उन्होंने झूठ क्यों बोला, उन्होंने प्रेस के माध्यम से जानकारी देश को क्यों दी? 2020 को जब नहीं बता पा रहे, अरे जो पूर्व मुख्यमंत्री ये ना समझे कि प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फर्क होता है, उनसे क्या बात करें? माफ कर दिया संविधान जी, अभी आपको अंदाज नहीं है क्या? आप बता दीजिए अगर प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब होता है? संविधान ने आपको दिया, आप बताइए। परमवीर, अरे आप बताओ प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? प्रेस ब्रीफिंग और प्रेस कॉन्फ्रेंस का फर्क क्या है? उसके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब अरे पाठक जी मुद्दे पे आइए, इधर से उधर बात करने लगते हैं आप लोग, मुद्दे पे बात करिए। आपने मुझसे पूछा ना पवार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ली, मैंने जवाब दिया। आप बताइए, देवेंद्र फडणवीस साहब ने सच बोला था उस दिन या झूठ बोला था? एकदम सच बोला था। आज की तारीख में भी वो सच है, सच बोला था। देवेंद्र फडणवीस साहब ने यही कहा था 25 अगस्त 2020 को उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने छुट्टी क्यों खा दी? मजाक बन रहा है पूरे देश में आप लोगों का। वो विषय चुप नहीं है, हम लगातार बात कर रहे हैं और हम अपनी बात कह रहे हैं। हम कभी जनता देख रही है, सब देख रही है जनता की कौन सी सरकार कैसे चल रही है, सही बात बताने की। पुलिस महकमे और सरकार के बीच में जो समीकरण है वो भी जनता देख रही है। लेकिन किशोर तिवारी जी देखिए, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ सवाल तो हैं जिनका जवाब आपको देना पड़ेगा। सवाल यह है कि आखिर आउट ऑफ द टर्न जाकर नंबर 2 की पोजीशन अगर सचिन वाजे को दे दी जाती है, अगर उसे इतनी पार दी जाती है, तो इसके पीछे कौन है? शिवसेना की नजदीकी सचिन वाजे से कोई छिपी हुई बात नहीं है। देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पहले की हिस्ट्री भी बताई, जब आप उन लोगों के साथ थे तब किस तरीके से सचिन वाजे को वापस लाने की कोशिश की जा रही थी, दबाव बनाया जा रहा था, उसका जिक्र भी उन्होंने किया। बड़े बड़े केसेस सचिन वाजे को सौंपे गए। ये सब जो सवाल हैं उससे कैसे मुंह करिएगा, कैसे मुंह मोड़िएगा? सियासत का नाम देकर के क्या पुलिस महकमे के भीतर जो गड़बड़ चल रही थी उस पर पर्दा डाल दीजिएगा क्या? हाँ सुब्रत, आपका सवाल पूरा हो गया या और कुछ ऐड करोगे? कुछ ऐड करोगी? बोलिए तिवारी जी। हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि एनआईए मुझे लगता है तो तक चले जाएगी और एनआईए सच्चाई बाहर लाएगी, ये मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक बात। दूसरी बात, अगर एपीआई ये सब कुछ करता है, मर्डर करता है या एपीआई पैसे जमा करता है और किसी को ले जाके देता है और एपीआई का रिस्टोरेशन के अंदर कहीं भी कोई भी सरकार का आदमी आता है जो पॉलिटिकल है, तो ये भी तथ्य आएंगे बाहर।
अभी जैसा विश्वास पाठक ने बताया कि 5 अप्रैल के बाद बहुत कुछ राज खुलेंगे। इसका मतलब इन्होंने हाईकोर्ट पर कोई असर डाला है क्या मुझे मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात और बोली कि 2 PIL भी साथ में हैं। अरे PIL का क्या हाल हुआ ये शायद उन्होंने पढ़ा ही नहीं। दीपांकर दत्ता ने क्लियर कर दिया कि आप न्यूसेंस और ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। अब मैं बोलता हूं, देखिए परमवीर सिंह का जो कुछ रोल है वो भी सामने आएगा, लेकिन NIA ने कोई प्रेस ब्रीफिंग की नहीं। NIA लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, NIA का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बाहर आ रही है, क्या ED CBI NCP का जैसा यूज किया था वैसा महाराष्ट्र की सरकार गिराने के लिए NIA का यूज हो रहा है क्या? देखो हमारे पास तो 175 MLA है, और मैं अभी विश्वास पाठक ये मेरे बहुत करीबी दोस्त है, पहली बार आए। ठीक है, आपके करीबी दोस्त से ही पूछ लेती हूँ मैं, आपके, क्योंकि बहुत बड़ा आरोप आपने लगा दिया है, आपके करीबी दोस्त से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि सियासत के इर्द गिर्द क्या पुलिस महकमे के भीतर से जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको दबाया जा सकता है, ये मेरा सवाल था, आपने जवाब नहीं दिया। मेरा जो बुनियादी सवाल था कि सचिन वाजे को ताकत कहाँ से मिल रही थी, आखिर प्यादे एक एक करके सामने आ रहे हैं, वजीर कौन था, उसका जवाब भी आपने नहीं दिया। लेकिन आरोप आपने अलग लगा दिया है कि NIA का इस्तेमाल क्या सरकार गिराने के लिए किया जा रहा है। विश्वास पाठक जी, मुख्यमंत्री जब देवेंद्र फडणवीस थे तब उद्धव ठाकरे ने फोन करके कहा था कि आप वाजे को ले लो, इसलिए वाजे के पीछे क्यों तो एकदम किसी नोट शीट पे कुछ नहीं मिला, झूठ बात है, बिल्कुल गलत बात है। सवाल है इसमें एक शब्द नहीं मिला है, फडणवीस साहब ने जानकारी गलत दी है, आ गई है, इसलिए NIA बिल्कुल गलत बोला है उन्होंने, काम कर रहा है, रिकॉर्ड पे नहीं है, ये रिकॉर्ड पे नहीं है, बिल्कुल रिकॉर्ड पे नहीं है, टोटल गलत बात बोली है, ये रिकॉर्ड पे नहीं है। उद्धव ठाकरे ने वादे को लाने के लिए कहने से बात क्यों हो जाती है? कहा था नोटशीट पे लिखता है मुख्यमंत्री, तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी विश्वास। ठीक है, विश्वास कुमार, ठीक है। अब शमशेर खान पठान साहब को दिखाइए, शमशेर खान पठान साहब को दिखाइए। शमशेर खान पठान साहब, देखिए कई आरोप लगा दिए गए हैं, NCP आरोप लगा रही है, BJP आरोप लगा रही है, शिवसेना अलग आरोप लगा रही है, यहां तक कह दिया गया कि NIA का इस्तेमाल करके सरकार को डगमगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो मेरा सवाल था कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ अगर ये पूरा मामला है, अंडरवर्ल्ड से इसके तार जुड़ रहे हैं, इसको नॉन इश्यू बताकर इस तरह के आरोप लगाकर क्या इस पूरी जांच को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्या इतना छोटा ये मामला है जिस तरह के खुलासे एक एक करके होते चले जा रहे हैं? नहीं शुभ्रा जी, देखिए इसमें जो मेन इसके पीछे का सूत्रधार है वो है परमवीर सिंह, क्योंकि इन्हीं ने उसको सचिन वाजे को आगे बड़ा बना किया। एक बात सुनिए, कोई होम मिनिस्टर बोल सकता नहीं है कि फरा IPI को आप 2 नंबर बनाइए, और वो कमिश्नर सुनते नहीं है। कमिश्नर लेवल का आदमी कभी भी गवर्नमेंट के इलीगल डायरेक्शन को सुनते नहीं है जब तक वो खुद करप्ट ना हो और वो खुद दबा हुआ ना हो। ये बात सुनिए, ये परमवीर सिंह का अकेले का मामला था कि सचिन वाजे को बड़ा किया उसने, इसमें गवर्नमेंट का इसमें हाथ दिखता नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखने के बाद भी उन्होंने उसमें कार्रवाई नहीं की। इस केस का सूत्रधार जो है वो है परमवीर सिंह, जिससे 3-3 घंटे मीटिंग की है सचिन वजह से। जब वो NIA जाता था इंक्वायरी के लिए, रोज 2 घंटा 3 घंटा बैठ के वो उससे ब्रीफिंग लेते थे, और जो एविडेंस डिस्ट्रक्शन का जो काम हुआ, जो मनसुख हिरेन का मर्डर हुआ, इसके पीछे परमवीर सिंह है। ये है वजीर जो आपका सवाल ओपनिंग ठीक है, लेकिन अगर पुलिस कमिश्नर पर सवाल खड़े होते हैं तो सवाल गृह मंत्री पर भी खड़े होंगे, अगर गृह मंत्री पर सवाल खड़े होते हैं तो सीधा मुख्यमंत्री से सवाल पूछा जाएगा। मुख्यमंत्री भी उससे बच नहीं सकते हैं। उद्धव ठाकरे खामोश हैं, लेकिन ये मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है। आज कह दिया गया है कि NIA का इस्तेमाल करके सरकार गिराने की कोशिश हो रही है, लेकिन संजय राउत ये कह रहे हैं कि सरकार स्थिर है। तो कौन कितना बौखलाया हुआ है, किसका क्या दांव पर लगा हुआ है, ये आप समझिए, लेकिन पुलिस महकमे के भीतर कैसे काम हो रहा था उस पर भी जरा निगाह रखिएगा, क्योंकि किसी एक स्टेट की ये बात नहीं है। तमाम जगहों पर किस तरीके से पुलिस महकमा और सरकार के बीच में समीकरण है, दबाव की सियासत कैसे काम करती है, इस पर भी अलग से बात होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।